यूक्रेन में मिल रही हार के बाद रूस की सेना में बौखलाहट इस वक्त बढ़ गई है। खार्किव से खदेड़े जाने के बाद रूस की सेना ने एक बार फिर से हमला कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, एक और बार रूस की सेना ने हमला किया है। रूस ने खार्किव पावर प्लांट पर हमला कर दिया है, जिससे कि पूरा शहर अब अंधेरे में डूब गया है। तो खार्किव शहर पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। पावर प्लांट के ऊपर दरअसल रूस की सेना की तरफ से हमला किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से जो पावर प्लांट है वहां से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही है और पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। वहां की स्थिति अब और ज्यादा खराब। रूसी सेना की तरफ से खार्किव पावर प्लांट के ऊपर हमला किया गया है। सत्तावन सौ से ज्यादा मौत, 8,000 से ज्यादा घायल, 31,000 से ज्यादा वॉर क्राइम, तबाही के 200 दिन। यूक्रेन में तबाही की ये तस्वीरें देखिए। रूस के मिसाइल हमलों ने यहां सब कुछ बर्बाद कर दिया है, लेकिन इसी बर्बादी की कहानी में रूस भी बेपर्दा हो रहा है। जो रूस महज कुछ दिनों में जंग खत्म होने की उम्मीद लगाए बैठा था, उसी रूस पर यूक्रेन इस कदर भारी पड़ रहा है कि धीरे धीरे यूक्रेन के कई इलाकों में रूस का एक एक दांव उल्टा पड़ने लगा है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन का हौसला ही इस जंग में सबसे अहम कड़ी साबित हो रहा है। इस जंग के 200 दिन बीतने पर एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए ये वीडियो जारी की। Дорогі українські народи, сьогодні 200 днів нашого спротиву, нашої боротьби, нашої вітчизняної війни за волю, за незалежність, за право бути. У ці 200 днів нам чимало вдалося, але найважливіше, а тому найважче попереду. І це звернення я хочу присвятити саме тим, хто попереду. І кому зараз найважче, бо вони роблять найважливіше. Це ті, хто 8 років, 200 днів і зараз. इन 200 दिनों में यूक्रेन ने भारी तबाही देखी है। न्यूज़पेपर कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन बड़े मानवाधिकार संकट से जूझ रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब तक यूक्रेन में 383 बच्चों समेत 5,767 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि रूस की तरफ से किए गए 31,814 युद्ध अपराधों की जांच हो रही है। अखबार में छपी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान 8,292 नागरिक घायल हुए हैं, जबकि युद्ध की शुरुआत से अब तक रूस ने 3,500 मिसाइलें दागी। यानी पुतिन की सेना ने यूक्रेन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बावजूद इसके अमेरिका समेत दूसरे सहयोगी देशों से मिल रही मदद और हौसले की बदौलत यूक्रेन अभी भी रूस को भारी चुनौती दे रहा है। Всім, хто за 200 днів знищив більше 2,000 ворожих танків, 4,5 бойових броньованих машин, понад 1,000 ворожих артилерійських систем, 250 літаків та 200 гелікоптерів і майже 1,000 безпілотників окупанта, 15 кораблів та катерів, тисячі інших одиниць ворожої техніки. रूस और यूक्रेन की जंग जब शुरू हुई थी, तब दुनिया का एक बड़ा तबका यही मान रहा था कि रूस के आगे यूक्रेन कहीं टिकने वाला नहीं है। लेकिन युद्ध के दिन जैसे जैसे गुजर रहे हैं, वैसे वैसे पुतिन के लिए मुश्किलें बड़ी होती जा रही हैं। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की बार बार अपनी सेना और अपने नागरिकों को जीत का हौसला देने के लिए सामने आ रहे हैं। Це непростий шлях,
до перемоги. Але ми певні, він вам до снаги. Ви вийдете на наш кордон. जाहिर है यूक्रेन में रूस के लिए आगे की लड़ाई अब और मुश्किल हो रही है। यही वजह है कि हथियारों की मदद के लिए रूस नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की तरफ देख रहा है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बता दें, गैंगस्टर का आतंकी कनेक्शन मामले में अब दिल्ली समेत कई जगहों पर एनआईए की रेड पड़ी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। गृह मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कई नामी गैंगस्टर इन जगहों के जिनके ऊपर अब शिकंजा कसने की तैयारी की है। यूएपीए के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई थी इनके ऊपर। पंजाब में 25 जगहों पर छापे पड़े हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने यूएपीए के तहत 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिया गैंग के कई गैंगस्टर के नाम है जिनकी जांच एनआईए के पास है। एफआईआर के मुताबिक स्पेशल सेल को इनपुट ये मिला है कि लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, विक्रम बराड़, जग्गू भगवान पुरिया, संदीप उर्फ काला जठेड़ी, सचिन थापन, अनमोल बिश्नोई, लखबीर सिंह लाडा, ये तमाम देश की अलग अलग जेलों के अलावा कनाडा, पाकिस्तान, दुबई से भी अपना अपना गैंग चला रहे हैं। और बड़ी खबर, इन सब के ठिकानों के ऊपर अब छापेमारी फिलहाल इस वक्त चल रही है। गैंगस्टर के आतंकी कनेक्शन का भी इनपुट मिला था। ये आईएसआई के साथ जुड़े हो सकते हैं, खालिस्तानी संगठनों के साथ जुड़े हो सकते हैं, तमाम इनपुट मिला था। और अब इस पूरे मामले के ऊपर कई जगहों पर एनआईए की रेड पड़ी है। मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट इस वक्त जुड़े हैं, उनका मैं रुख करती हूं। दीपक, अलग अलग जगहों पर छापेमारी एनआईए की चल रही है, अभी अपडेट क्या है पूरे मामले के ऊपर? देखिए, अगर दिल्ली की बात करें छापेमारी की, तो एनआईए की टीम इस वक्त जो बवाना इलाका है जहां पर गैंगस्टर नीरज बवानिया का घर है वहां पर छापेमारी कर रही है। ये बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि वहां से भी कुछ अवैध जो हथियार हैं वो बरामद हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ उसके पास के गाँव में ताजपुर कला एक गाँव पड़ता है जहाँ पर टिल्लू ताजपुरिया जो गैंगस्टर है उसके घर पर छापेमारी की जा रही है। उसके साथ ही एक तीसरा गैंगस्टर है काला जेठेड़ी, जिसके ताजपुर झड़ौदा इलाके में उसके भतीजे के घर में, सचिन के घर में छापेमारी की जा रही है। और इन सब का नेक्सस जो है काफ़ी लंबा है, क्योंकि स्पेशल सेल जिस तरह से गैंगस्टरों का यूएपीए एक्ट में जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई थी, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि इनका जो कनेक्शन है सीधा आतंकवादी गतिविधियों में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जिन जो हथियार आ रहे हैं वो इस्तेमाल आतंकवादियों के द्वारा किए जाते हैं और उसका इस्तेमाल गैंगस्टर कर रहे हैं। और एक लंबी चेन थी जिसको लेकर स्पेशल सेल काफ़ी समय से इस पूरे गैंगस्टरों के नेक्सस पर नकेल कसने की तैयारी में कर रही थी। और उसके बाद जो एनआईए है उसको ये पूरी जो जाँच है, जो रिपोर्ट है वो सौंपी गई थी, जिसके बाद अब ये छापेमारी की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि काफ़ी कुछ अवैध असला और दूसरे जो कैश या फिर दूसरी चीज़ें जो हैं वो इन लोगों के घरों से बरामद की जा रही है। दीपक, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो भी दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई गैंगस्टर का इस्तेमाल कर रही है। सुनिए आप भी। सर, ये जो पंजाब में लगातार जिस तरह से माहौल खराब किया जा रहा है, इसके पीछे आप किसका हाथ मानते हैं? नहीं, देखिए, एक तो आईएसआई का डेफिनेटली हाथ है, क्योंकि जो लोग वहाँ पे बैठे हैं, जैसे हरविंदर रिंदा है, बाहर है, उनकी हमेशा से कोशिश है कि एक्सप्लोसिव्स भेजो, यहाँ के जो यूथ को मिसगाइड करो। तो पर हम वी आर फुली अलर्ट और उनकी इस प्लानिंग को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और टीआरपी के रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक पर बहुत बड़ी बढ़त बना चुका है। टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 18% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14.4% मार्केट शेयर है, जबकि 12% के साथ आज तक बहुत पीछे है जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से काफी पीछे है। आपका भरोसा लगातार हमें बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। गैंगस्टर और आतंकियों
आतंकियों के गठजोड़ मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली और पंजाब समेत 5 राज्यों में 25 जगहों पर छापेमारी। आतंकी रिंदा और गोल्डी बराड़ के ठिकानों पर भी एनआईए की रेड। ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई के मुद्दे पर आ जाएगा वाराणसी की कोर्ट का फैसला। सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लगाई गई, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे की तैयारी पूरी। सर्वे के लिए गठित की गई टीमें। आज अधिकारी करेंगे बैठक। 15 अक्टूबर तक सर्वे पूरा करने के निर्देश। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। यूक्रेन ने दावा किया कि पिछले 6 महीने से जंग लड़ रहे रूसी सैनिक बुरी तरह थक चुके थे। वो यूक्रेन के इतने भीषण हमलों के लिए तैयार नहीं थे और इसी वजह से उनमें कई सैनिक खैरसोन में बनाए गए कई रूसी कमांड पोस्ट को छोड़कर पीछे हट गए। यूक्रेन ने दावा किया कि इन हमलों में उसकी सेना ने रूस के हथियारों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया और खैरसोन के ज्यादातर हिस्सों को रूसी सेना के कब्जे से आजाद करा लिया गया। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए कुछ रोज पहले यूक्रेन की सेना ने एक तस्वीर भी जारी की थी जिसमें उसके सैनिक अपने देश का झंडा लगाते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि ये तस्वीर खैरसोन के एक गांव की है जिसे पुतिन के पंजे से आजाद कराया गया। इस तस्वीर में यूक्रेन का एक सैनिक एक खंबे पर अपने देश का झंडा लगाता नजर आया जबकि 2 सैनिक उसकी मदद करते दिखे। इस तस्वीर को जारी करने के बाद यूक्रेन ने ये दावा भी किया कि जल्द ही रूस की सेना को वहां के बचे हुए इलाकों से भी खदेड़ दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के इसी दावे ने पुतिन को भड़का दिया, जिसके बाद उन्होंने खैरसोन में जेलेंस्की के सैनिकों के सामने जूझ रही अपनी सेना की मदद के लिए खतरनाक हथियारों की खेप रवाना कर दी। माना जा रहा है कि इन हथियारों के खैरसोन पहुंचने के बाद वहां जंग और भी भीषण हो सकती है। खबर है कि यूक्रेन ने अपने खुफिया ऐप की मदद से रूस के करीब 500 सैनिकों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि 2015 में यूक्रेन के कुछ लोगों ने ही GIS आर्ता नाम के इस ऐप को बनाया था जिसे यूक्रेन की सेना में शामिल भी कर लिया गया था, जो अब रूस से जारी जंग में यूक्रेन की सेना के लिए बहुत बड़ा हथियार बन गया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन का GIS आर्ता नाम का यह ऐप पुतिन के सैकड़ों सैनिकों को ढेर करने की वजह बना। कहा जा रहा है कि मई में जब रूसी सेना ने लुहांस्क में मौजूद सिविर्स्की दोनेत्स्क नदी को पार करने की कोशिश की थी, तब इस ऐप ने यूक्रेन की फौज को अलर्ट कर दिया था और महज 30 सेकंड के अंदर एक ही हमले में पुतिन के करीब 500 सैनिकों को मार गिराया गया था। और दावा है कि उस दौरान न सिर्फ रूसी फौजियों को खदेड़ा गया था बल्कि बड़ी संख्या में पुतिन की सेना के हथियारों और दूसरी चीजों को भी यूक्रेन की फौज ने तबाह कर दिया था। जिसके बाद यह पता चला कि यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ अपने सीक्रेट ऐप का इस्तेमाल कर रहा है जो दुश्मन पर इतनी तेजी से हमला करता है कि विरोधी को जवाबी हमले का वक्त भी नहीं मिलता। बताया जा रहा है कि इस ऐप को कामयाब बनाने में अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क भी अपने स्टारलिंक सैटेलाइटों से मदद ले रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि इस ऐप को SpaceX के स्टारलिंक सैटेलाइट से जोड़ा जा रहा है ताकि दूर दराज के इलाकों में भी इंटरनेट की सेवा पहुंचाई जा सके। इसी की मदद से यूक्रेन के फौजियों को रूसी सेना की लोकेशन का पता चल जाता है और वो उस पर चंद सेकंड में हमला कर देते हैं। क्योंकि अलग अलग इलाकों में तैनात ड्रोन से यूक्रेन की सेना को यह पता चलता है कि दुश्मन कहां पर है, जिसके बाद ये जानकारी इस ऐप तक पहुंचती है और फिर यह ऐप दुश्मन की लोकेशन के इर्द गिर्द जो तोपखाने, मोर्टर और ड्रोन मौजूद होते हैं उन्हें अटैक करने की कमांड देता है। दुश्मन के आसपास कौन सी यूनिट मौजूद है इसका पता लगाने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, जहां इलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट काम आते हैं। कहा जा रहा है कि इसी ऐप की वजह से यूक्रेन की सेना को दुश्मन को टारगेट करने में काफी मदद मिल रही है। सबसे खास बात यह कि यह ऐप दुश्मन को सटीक लोकेशन की जानकारी देता है जिससे टारगेट कर हमला करना उसके लिए आसान हो जाता है। उधर एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन से जंग होने पर पहले ही दिन ताइवान को हजारों मिसाइलों की जरूरत होगी। ताइवान की सेना चीन की सेना के सामने किसी चींटी जैसी है। नंबर के आधार पर चीन की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है और ताइवान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना से भिड़ना वैसा ही होगा जैसा किसी चींटी का पहाड़ पर चढ़ना। लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जंग छिड़ी तो पहले ही दिन ताइवान को हजारों मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चीन ने ताइवान पर हमले के लिए 660 जहाज ब्लू बैटलफील्ड में उतारे हैं और उन्हें रोकने के लिए या फिर कम से कम जंग में बने रहने के लिए ताइवान को 2000 क्रूज मिसाइलों की जरूरत होगी। यानी ताइवान को चीन के एक जहाज को डुबोने के लिए कई मिसाइलें दागनी होंगी और ये तभी होगा जब ताइवान के पास उतनी मिसाइलें होंगी। ताइवान को उम्मीद है कि उसकी ये जरूरत अमेरिका पूरी करेगा। सीरिया के इदलिब में रूस के 4 लड़ाकू विमानों ने ताबड़तोड़ बमबारी की जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। इदलिब को सीरिया के विद्रोही लड़ाकों का आखिरी मजबूत गढ़ माना जाता है।
और उन्हें वहां से उखाड़ फेंकने के लिए पुतिन सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का पूरा साथ दे रहे हैं। यहाँ तक कि वो सीरिया के विद्रोहियों के खात्मे के लिए यूक्रेन से जंग के बीच भी वहां हमले करने से चूक नहीं रहे। और एक बार फिर उनके लड़ाकू विमान सीरिया के इदलिब प्रांत में गरजे। दावा किया गया कि रूस के विमानों ने वहां इतनी जोरदार बमबारी की कि एक बड़ा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया। बताया गया कि रूस के लड़ाकू विमानों ने वहां 1-2 नहीं बल्कि 16 बम दागे। दावा किया गया कि इस हमले में रूस ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली एक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। इदलिब में विद्रोहियों के जिस गढ़ को निशाना बनाकर हमला किया गया, वहां एक के बाद एक कई बम फटते दिखाई दिए। इसके बाद वो पूरा इलाका धूल के गुबार से ढक गया। और जब धूल छटी तो वहां बना एक कारखाना और एक मकान मलबे के ढेर में बदल चुके थे। हमला कितना खतरनाक था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों इमारतों का एक भी हिस्सा सही सलामत नहीं बचा, क्योंकि बमों के हमले और मिसाइल की मार ने उन्हें पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों में बदल दिया। वहां खड़ी एक कार भी धमाके की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गई। इस हमले की खबर मिलते ही विद्रोहियों के इलाके में काम करने वाली सीरिया सिविल डिफेंस की टीम वहां पहुंची और उसने रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया। सिविल डिफेंस के लोगों ने दावा किया कि रूस के इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि मलबे से निकाले गए घायलों में कई बच्चे भी शामिल थे जो रूस के हमले का शिकार हो गए। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब रूस ने बशर अल असद का साथ देते हुए सीरिया में विद्रोहियों पर हमले किए। इससे पहले भी रूस की गठबंधन वाली सेना इदलिब में कई बार एयर स्ट्राइक कर चुकी है, क्योंकि इदलिब ही सीरिया का वो प्रांत है जिसे विद्रोहियों का आखिरी ठिकाना कहा जाता है। माना जाता है कि इदलिब पर सीरिया के विद्रोही गुट ताहिर अल शाम का पूरी तरह कंट्रोल है और ये विद्रोही गुट आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़ा है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ऐसे ही गुटों के खिलाफ लंबे वक्त से लड़ रहे हैं। इस काम में उन्हें पुतिन का हमेशा से साथ मिलता रहा। खुद रूस की सेना सीरिया में असद सरकार की मदद करती रही है और कहा जा रहा है कि एक बार फिर रूस ने इदलिब में ये हमला करके साबित कर दिया कि वो बशर अल असद की सरकार को विद्रोहियों से बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस बीच यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें खार्किव के एक इलाके में रूस के सुखोई लड़ाकू विमान को मार गिराया गया। यह हमला उस वक्त किया गया जब रूस के 2 फाइटर जेट उस इलाके में मिसाइलें बरसा रहे थे, जिन्हें जेलेंस्की के सैनिकों ने निशाने पर ले लिया। यूक्रेन का दावा है कि जमीन से हवा में मार करने वाली उसकी घातक मिसाइल ने रूस के एक सुखोई विमान का काम तमाम कर दिया। सुखोई विमान पर मिसाइल से हमला होते ही वो जमीन पर गिर गया, जिसके बाद वहां से धुआं उठता नजर आया। इस लड़ाकू विमान के पीछे एक और सुखोई आसमान में गरजता दिखा। हालांकि इस हमले में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बताया गया कि दोनों विमान कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे और इसी वजह से यूक्रेन की सेना को हमले का मौका मिल गया। जिस इलाके में यह हमला किया गया वहां पुतिन की सेना और जेलेंस्की की फौज के बीच पिछले कुछ दिनों से जंग तेज हो गई। रूसी सेना खार्किव पर कब्जा करने के लिए लगातार हमले कर रही है। इस बीच खबर है कि दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिकी सेना के लिए स्वीडन की एक कंपनी हथियार बनाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने स्वीडन की उस हथियार बनाने वाली कंपनी से बड़ी खबर आपको बताएं, यूक्रेन में रूस की सेना को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि उनकी सेना ने रूस के कब्जे से 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन को आजाद करा लिया है। यूक्रेन की सेना ने यह कहा है कि उन्होंने रूस की सेना को काफी पीछे ढकेल दिया है। वीडियो भी जारी किया गया जिसमें कार्ल गुस्ताव रूस के टैंक को तबाह करता दिखा। जैसे ही ग्रेनेड गिरा, टैंक आग की भीषण लपटों में घिर गया। और रूसी टैंकों का काल माने जाने वाला यही हथियार अब अमेरिका के पास भी होगा। खबरों के मुताबिक स्वीडन अमेरिका को इसकी डिलीवरी 2024 में शुरू करेगा। कुछ रोज पहले ही यह खबर आई थी कि जंग में यूक्रेन की मदद करने की वजह से नेटो देशों के पास हथियारों की कमी हो गई और इस संगठन में अमेरिका भी शामिल है, जिसने रूस से लोहा लेने के लिए यूक्रेन की सेना को बड़ी संख्या में कंधे पर रखकर चलाए जाने वाला हथियार जैवलिन दिया था, जिसके दम पर यूक्रेन ने पुतिन की सेना को कई इलाकों से पीछे तक धकेल दिया। लेकिन कुछ दिनों पहले पश्चिमी मीडिया में यह दावा किया गया कि अमेरिका समेत नेटो के कई देशों के पास हथियार खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 6 महीनों से चल रही इस जंग में नेटो देश यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि सैन्य भंडार खाली होने की वजह से नेटो में शामिल कई देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने से इनकार कर चुके हैं। उधर रूस के आक्रामक रवैये को देखकर जर्मनी ने अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर एक कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की प्लानिंग की। जर्मनी ने तय किया है कि आने वाले सालों में वो एयर डिफेंस सिस्टम में निवेश बढ़ाएगा, क्योंकि यूक्रेन में जंग छेड़कर रूस ने यह साबित कर दिया कि वो अपने दुश्मनों को नहीं बख्शेगा और मौका मिलते ही उन पर बम और मिसाइलें बरसाएगा। माना जा रहा है कि जर्मनी इसी वजह से घबराया है
उसे पता है कि अगर रूस ने अपनी मिसाइलों की दिशा बदलकर उसकी ओर कर दी तो वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। और इसी वजह से जर्मनी ने एक नई रणनीति बनाई है और यूरोप में एक कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए पड़ोसी देशों से बात कर रहा है। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि उम्मीदें ज्यादा हैं और हमें बहुत बड़ा काम करना है। जर्मनी के चांसलर पहले ही बता चुके हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम के बहाने यूरोप के देशों को जर्मनी के साथ जुड़ने का मौका दिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि रूस से इस वक्त यूरोप का हर देश डर रहा है। माना जा रहा है कि यही वजह है कि जर्मनी अपनी अगुवाई में एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की प्लानिंग कर रहा है। और वहां के अधिकारियों ने इस आइडिया को नाम दिया जर्मन शील्ड, क्योंकि ये डिफेंस सिस्टम एक ऐसा कवच होगा जो यूरोप को रूस के कहर से बचाएगा। यही नहीं, जर्मनी की दलील है कि ऐसा करने से यूरोप के देशों की नेटो में स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम यूरोप की एकता का सिंबल होगा, जिससे नेटो में यूरोप के देशों की ताकत बढ़ेगी। जर्मनी ये जानता है कि रूस ने अगर अमेरिका पर मिसाइलें दागी या हमला किया तो उसका सामना कर लेगा, क्योंकि अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम अकेले रूस का जवाब देने के काबिल है। अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो पूरे देश को किसी भी हवाई हमले से बचा सकता है, फिर चाहे उस पर बैलिस्टिक मिसाइलें ही क्यों न दागी जाएं। लेकिन जर्मनी का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। जर्मनी इसी वजह से एक ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम बनाने पर फोकस कर रहा है। यही नहीं, उसने अपने पड़ोसी देशों को बताया कि यह तरीका आसान है और इसमें कम खर्च आएगा। और रही बात सुरक्षा की गारंटी की, तो कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम में वो मिलनी पक्की है। जर्मनी ने तय किया है कि वो 10,000 करोड़ डॉलर मतलब 8 लाख करोड़ रुपए स्पेशल मिलिट्री फंड में देगा। इसके अलावा वो अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान भी खरीदने वाला है, जिसकी पहली खेप 2026 में बर्लिन पहुंच जाएगी। यही नहीं, पता चला है कि कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में उसने पोलैंड और बाल्टिक देशों समेत यूरोप के कई देशों से बात कर ली है और वो जल्द से जल्द इस पर काम शुरू कर देना चाहता है, जिसकी बड़ी वजह है लिथुआनिया के पास बसे रूस के शहर कलिनिनग्राद में तैनात इस्कंदर मिसाइल, जिसकी रेंज में जर्मनी समेत यूरोप के कई देश आते हैं। यानी अगर पुतिन का मूड खराब हुआ तो वो कभी भी मिसाइलों का मुंह जर्मनी की ओर कर देंगे, जिसे रोकने के लिए जर्मनी को एक ताकतवर कवच चाहिए, जिसे बनाने के लिए वो दिन रात प्लानिंग कर रहा है। उधर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एक बड़ा ऐलान किया, जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने अपने देश की सेना को किसी भी खतरे से निपटने के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की खुली छूट दे दी, जिसके लिए उत्तर कोरिया की संसद ने एक कानून भी पारित कर दिया। और इस दौरान किम जोंग उन भी खुद संसद में मौजूद रहे। उन्होंने अपने भाषण में अमेरिका को निशाने पर लिया और यह ऐलान कर दिया कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों से संपन्न देश है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वो अपने परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। इस ऐलान के साथ ही किम ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए नया कानून भी बना दिया, जिसके तहत उत्तर कोरिया की सेना अपने शासक या खुद पर किसी भी तरह का खतरा महसूस होने पर उनका इस्तेमाल कर सकेगी। इसके लिए उसे किसी तरह की मंजूरी नहीं लेनी होगी। जबकि इससे पहले 2013 में उत्तर कोरिया ने जो कानून बनाया था, उसमें न्यूक्लियर अटैक के जवाब में ही परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात कही गई थी। मतलब ये कि नया कानून बनाकर किम ने अपने दुश्मन अमेरिका और दक्षिण कोरिया को यह संदेश दे दिया कि वो चाहे कितना दबाव बना लें, वो झुकेंगे नहीं। और उन्होंने ये ऐलान ऐसे वक्त में किया जब अमेरिका चेतावनी दे चुका है कि किम कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि पिछले 5 वर्षों में उत्तर कोरिया ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया, लेकिन अचानक किम जोंग उन ने अपने देश को परमाणु हथियार से लैस घोषित कर दिया। और जिस तरह से हाल के दिनों में कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा है, उसे देखते हुए किम के ऐलान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस बीच खैरसोन में यूक्रेन की सेना के पलटवार से बौखलाए पुतिन ने वहां अपनी सेना की मदद के लिए हथियारों की नई खेप रवाना की। रूस ने इसका एक वीडियो भी जारी किया और दावा किया कि उसकी सेना की एक बड़ी टुकड़ी खैरसोन की तरफ रवाना कर दी गई। रूस ने जो वीडियो जारी किया उसमें कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक कतार में जाती दिखाई दी। रूसी सेना के इस काफिले में कई हॉविट्जर भी नजर आई, जिन्हें देखकर ये साफ हो गया कि खैरसोन में अपनी सेना की पिटाई ने पुतिन को किस कदर गुस्से से भर दिया है। वो अब किसी भी तरह यूक्रेन के सैनिकों को खैरसोन से वापस खदेड़ देना चाहते हैं, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही खैरसोन के ज्यादातर हिस्से पर रूसी सेना का कब्जा हो गया था। लेकिन ज़ेलेंस्की की फौज ने इतना जोरदार पलटवार किया कि वहां के बड़े इलाके से पुतिन की सेना भाग खड़ी हुई और उनके जो सैनिक खैरसोन में बच भी गए, उन्हें यूक्रेन के सैनिकों ने पूरी तरह घेर लिया, क्योंकि ज़ेलेंस्की की सेना को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर खैरसोन को वापस पाना है तो हमले और भी तेज करने होंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी। यूक्रेन की सेना ने खैरसोन में बचे कुचे रूसी सैनिकों को खदेड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी।
वहां दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग छिड़ गई। पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना के ऊपर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि पिछले 6 महीने से जंग लड़ रहे रूसी सैनिक बुरी तरह थक चुके थे। वो यूक्रेन के इतने भीषण हमलों के लिए तैयार नहीं थे और इसी वजह से उनमें कई सैनिक खरसोन में बनाए गए कई रूसी कमांड पोस्ट को छोड़कर पीछे हट गए। यूक्रेन ने दावा किया कि इन हमलों में उसकी सेना ने रूस के हथियारों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया और खरसोन के ज्यादातर हिस्सों को रूसी सेना के कब्जे से आजाद करा लिया गया। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए कुछ रोज पहले यूक्रेन की सेना ने एक तस्वीर भी जारी की थी, जिसमें उसके सैनिक अपने देश का झंडा लगाते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि गैंगस्टर और आतंकियों के गठजोड़ मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली और पंजाब समेत 5 राज्यों में 25 जगहों पर छापेमारी। आतंकी रिंदा और गोल्डी बराड़ के ठिकानों पर भी एनआईए रेड। ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई के मुद्दे पर आ जाएगा वाराणसी की कोर्ट का फैसला। सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लगाई गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे की तैयारी पूरी। सर्वे के लिए गठित की गई टीमें आज अधिकारी करेंगे बैठक। 15 अक्टूबर तक सर्वे पूरा करने के निर्देश। आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन। ग्रेटर नोएडा में 4 दिन तक चलेगी समिट। डेयरी उद्योग से जुड़े लोग, किसान, एक्सपर्ट लेंगे हिस्सा। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान जारी। आज एसीबी में बयान दर्ज कराएंगे दिल्ली बीजेपी के नेता। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम बनाने में घोटाले का आरोप। महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार बारिश से हालात मुश्किल में। गढ़चिरौली में बाढ़ से बहा पुल। पुणे में मूसलाधार बारिश से घरों में घुसा पानी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भीषण सड़क हादसा। नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की भिड़ंत में 7 लोगों की मौत। हादसे में कई लोग घायल। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक को पछाड़, अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। पाकिस्तान को 23 रन से हराकर श्रीलंका ने जीता एशिया कप का खिताब। नाबाद 71 रन बनाने वाले भानुका राजपक्षे बने प्लेयर ऑफ द मैच। पाकिस्तान के हार पर खुश हुए अफगानिस्तान के फैंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट चुका है। सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। जी और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से काफी पीछे हैं। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात रूस और यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन के पलटवार के बाद रूस की सेना में जबरदस्त खलबली मची हुई है। यह अहम खबर इस वक्त की यूक्रेन से। अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें रूस के बॉर्डर की तरफ से रूसी सेना भागती हुई दिखाई दे रही है। अब बताया यह भी जा रहा है कि लुहांस्क में रूस की सेना को खदेड़ दिया गया है। ये बड़ी खबर। रूसी सेना को वापस लौटने पर मजबूर किया यूक्रेन की सेना ने। लुहांस्क से रूस की सेना को खदेड़ा गया। जो बॉर्डर है उधर की तरफ से रूसी सेना को भागते हुए देखा गया। और इसी से जुड़ा हुआ अब एक वीडियो भी सामने आ रहा है। दावा इस वीडियो में यह है कि लुहांस्क से सेना को भगा दिया गया है, रूस की सेना को भगा दिया गया है। देखिए वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं कैसे बैरक वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं रूस के सैनिक। और दावा इस वीडियो में यही किया जा रहा है कि जो यूक्रेन की सेना है उसने मजबूर कर दिया रूस की सेना को भागने के लिए।
तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 200 दिन का वक्त बीत चुका है। भले ही रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह और बर्बाद कर दिया हो, लेकिन जेलेंस्की की ना झुकने वाली स्ट्रैटेजी पुतिन की ताकतवर वॉर मशीनरी के लिए लगातार चुनौती का सबब बनी हुई है। सत्तावन 100 से ज्यादा मौत, 8,000 से ज्यादा घायल, 31,000 से ज्यादा वॉर क्राइम, तबाही के 200 दिन। यूक्रेन में तबाही की ये तस्वीरें देखी। रूस के मिसाइल हमलों ने यहां सब कुछ बर्बाद कर दिया है, लेकिन इसी बर्बादी की कहानी में रूस भी बेपर्दा हो रहा है। जो रूस महज कुछ दिनों में जंग खत्म होने की उम्मीद लगाए बैठा था, उसी रूस पर यूक्रेन इस कदर भारी पड़ रहा है कि धीरे धीरे यूक्रेन के कई इलाकों में रूस का एक एक दांव उल्टा पड़ने लगा है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन का हौसला ही इस जंग में सबसे अहम कड़ी साबित हो रहा है। इस जंग के 200 दिन बीतने पर एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए ये वीडियो जारी की। Дорогі українські народи, сьогодні 200 днів нашого спротиву, нашої боротьби, нашої вітчизняної війни за волю, за незалежність, за право бути. У ці 200 днів нам чимало вдалося, але найважливіше, а тому найважче попереду. І це звернення я хочу присвятити саме тим, хто попереду. І кому зараз найважче, бо вони роблять найважливіше. Це ті, хто 8 років, 200 днів і зараз. इन 200 दिनों में यूक्रेन ने भारी तबाही देखी है। न्यूज़पेपर कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन बड़े मानवाधिकार संकट से जूझ रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब तक यूक्रेन में 383 बच्चों समेत 5,767 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि रूस की तरफ से किए गए 31,814 युद्ध अपराधों की जांच हो रही है। अखबार में छपी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान 8,292 नागरिक घायल हुए हैं, जबकि युद्ध की शुरुआत से अब तक रूस ने 3,500 मिसाइलें दागी। यानी पुतिन की सेना ने यूक्रेन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बावजूद इसके अमेरिका समेत दूसरे सहयोगी देशों से मिल रही मदद और हौसले की बदौलत यूक्रेन अभी भी रूस को भारी चुनौती दे रहा है। Всім, хто за 200 днів знищив більше 2,000 ворожих танків, 4,5 бойових броньованих машин, понад 1,000 ворожих артилерійських систем, 250 літаків та 200 гелікоптерів і майже 1,000 безпілотників окупанта, 15 кораблів та катерів, тисячі інших одиниць ворожої техніки. रूस और यूक्रेन की जंग जब शुरू हुई थी, तब दुनिया का एक बड़ा तबका यही मान रहा था कि रूस के आगे यूक्रेन कहीं टिकने वाला नहीं है। लेकिन युद्ध के दिन जैसे जैसे गुजर रहे हैं, वैसे वैसे पुतिन के लिए मुश्किलें बड़ी होती जा रही हैं। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की बार बार अपनी सेना और अपने नागरिकों को जीत का हौसला देने के लिए सामने आ रहे हैं। Це непростий шлях до перемоги, але ми певні, він вам до снаги. Ви вийдете на наш кордон. जाहिर है यूक्रेन में रूस के लिए आगे की लड़ाई अब और मुश्किल हो रही है। यही वजह है कि हथियारों की मदद के लिए रूस नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की तरफ देख रहा है।
यूक्रेन से मिल रही हार के बाद रूस की सेना में बौखलाहट बढ़ गई है। खार्किव से खदेड़े जाने के बाद रूस की सेना ने एक बार फिर से हमला कर दिया है। ये बड़ी खबर, रूसी सेना भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से हमला रूसी सेना की तरफ से किया गया है। रूस ने खार्किव पावर प्लांट के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया है, जिससे कि पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, खार्किव पावर प्लांट के ऊपर हमला रूसी सेना की तरफ से किया गया है। मतलब साम दाम दंड भेद, हर तरह से रूसी सेना अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पावर प्लांट पर हमला, हालांकि यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं कि खार्किव के पावर प्लांट के ऊपर रूसी सेना का हमला किया गया है। उससे जुड़ी तस्वीरें भी आपके सामने है। साल 1943 के बाद रूस की यह सबसे बड़ी हार हुई है। जी हाँ, टिप्पणी ये अमेरिका के एक रक्षा विशेषज्ञ की तरफ से की गई है। इस वक्त ज़ेलेंस्की बिजली युद्ध लड़ रहे हैं, मतलब एकदम बिजली की रफ्तार से यूक्रेन के सैनिक हमला कर रहे हैं और हर 2 मिनट में रूस की फौज को 1 किलोमीटर पीछे ढकेला जा रहा है। आखिर कैसे पलट गया युद्ध का ये पैटर्न, यूक्रेन का युद्ध कैसे बदला, ये स्पेशल रिपोर्ट हमारी देखिए और समझिए। ईजियम भी पुतिन के हाथ से निकल गया। कोपियांस भी पुतिन के हाथ से फिसल गया। बालाकलिया में भी यूक्रेन का झंडा लहराया। वोल्टावका में भी रूस के सैनिकों ने मैदान छोड़ा। बेंजामिन कस्बे से भी रूस के सैनिक भाग निकले। 72 घंटे में 2500 वर्ग किलोमीटर का इलाका ज़ेलेंस्की ने जीत लिया। हर घंटे में 35 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर रहा है यूक्रेन। हर 2 मिनट में यूक्रेन की आर्मी 1 वर्ग किलोमीटर यूक्रेन की जमीन को आजाद करवा रही है। पुतिन के लिए सिर्फ और सिर्फ हार की खबरें हैं। क्रेमलिन में सिर्फ और सिर्फ बुरी खबरें आ रही हैं। पुतिन बहुत बेचैन है। एक एक पल पुतिन पर भारी पड़ रहा है। वो पुतिन जो घोड़े की सवारी करते हैं, वो पुतिन जो शर्टलेस होकर दुनिया को अपना पराक्रम का एहसास करवाते हैं, वो पुतिन जो जूडो कराटे के एक दांव से अपने दुश्मन को चित कर देते हैं, वो पुतिन जो मशीन गन खिलौने की तरह चलाना जानते हैं, वो पुतिन जिनके अंदर रूस का राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा है। वойска Московского гарнизона параду Победы готовы। और जो कभी सबसे बड़ी बात यह है कि आज और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं विश्व डेयरी